जाओ और ये लिबास पहनो। विक्रांत की भारी और कड़क आवाज सुनते ही अंजलि का पूरा वजूद जैसे बर्फ की तरह जम गया। वो उसकी बचपन की मंगेतर थी, लेकिन आज के हालात कुछ और ही बयां कर रहे थे। अंजलि अपने कॉलेज के दोस्त नील के साथ एक कैफे में बैठी थी जब विक्रांत वहां किसी तूफान की तरह पहुंचा और उसे जबरदस्ती घसीटता हुआ अपने इस एकांत फार्म हाउस पर ले आया। पिछले आधे घंटे से वो ड्रेसिंग रूम में बंद उस अजीब सी ड्रेस को देख रही थी। बाहर विक्रांत का धैर्य खत्म हो रहा था। गुस्से और हक के जुनून में वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अंजलि ने अपनी आंखों में खौफ लिए खुद को समेटने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत की आंखों में एक अलग ही वहशीपन था। वो उसे केवल अपनी मिल्कियत समझता था। अंजलि की जान तो तब निकली जब विक्रांत ने पास रखा कॉफी का मग उठाया और उसकी गर्दन पर उड़ेल दिया। गर्म कॉफी की बूंदें उसकी त्वचा को झुलसा रही थी और विक्रांत बड़ी बेबाकी से उस पर अपना हक जताने लगा। अंजलि का चेहरा शर्म और डर से सुर्ख हो गया। अगले ही पल वो अपनी आंखें मीचती उसकी मनमानियों को महसूस करने लगी। विक्रांत, उसने बेसाख्ता उसे पुकारा। उसकी सिसकियां बढ़ रही थी। मुझे मुझे जाने दो, उसने कांपते होठों से मिन्नतें की। विक्रांत ने उसके करीब आते हुए अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, अंजलि ने उसके सीने पर हाथ रख दिया। नहीं, प्लीज, अभी हमारी शादी की रस्में पूरी नहीं हुई हैं। विक्रांत की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अंजलि की ओर देखते हुए सपाट और ठंडे लहजे में कहा, तो फिर आज ही ये सारी रस्में खत्म कर लेते हैं। अगले ही पल दृश्य बदला। विक्रांत ने अंजलि के दोस्त नील को कॉलेज के बाहर से पकड़वाया और उस पर कहर बनकर टूट पड़ा। वो बिना रुके नील पर मुक्के और लात बरसाता जा रहा था। नील जमीन पर बेहाल पड़ा था। उसे संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा था। विक्रांत, छोड़ो इसे, अंजलि दहाड़ मारकर चीखी। उसकी चीख ने विक्रांत के गुस्से को और हवा दे दी। उसने अंजलि की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने उसे देख लिया तो वो अपना नियंत्रण खो देगा। सुनाई नहीं दे रहा? रुक जाओ। उसने आगे बढ़कर विक्रांत का हाथ पकड़ लिया। अगर तुमने अब जरा सी भी शरारत की तो याद रखना, मैं तुम्हें एग्जाम में नकल नहीं करवाऊंगी। ये दोनों इस वक्त गार्डन में अपनी किताबें खोलकर बैठे थे। अंजलि की दोस्त पायल अपना सारा टेस्ट दोहरा चुकी थी, लेकिन अंजलि के चेहरे पर मस्ती और बेबसी के मिले जुले भाव थे। पायल को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो वो खुद पढ़ नहीं रही थी, ऊपर से एग्जाम में मदद मांगकर पायल का पेपर भी खराब करवाती थी। जहां पायल पढ़ने में बिजी थी, वहीं अंजलि अपना रजिस्टर खोले गेम खेलने में मगन थी। वो क्लास की उन लड़कियों का हिसाब लगा रही थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपनी पेंसिल से उनके नाम लड़कों के साथ जोड़कर लव मीटर चेक कर रही थी। अचानक वो खुशी से झूम उठी और पायल को हिला दिया। देखा, मैं कहती थी ना कि इन दोनों का पक्का कोई चक्कर चल रहा है। देखो, मेरा हिसाब बिल्कुल सही निकला। मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी अगर तुमने फिर से रजिस्टर खराब किया। पायल ने उसके हाथ से पेंसिल छीनते हुए कहा। अरे रुको ना, मुझे अभी प्रोफेसर साहब का वो अजीब सा चेहरा बनाने दो, कल सबको दिखाकर हंसाऊंगी। अंजलि ने बड़ी मासूमियत से कहा, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। पायल ने बेबसी से अपना सिर पकड़ लिया। भगवान न करे मेरा दिमाग खराब हो। दिमाग तो तुम्हारा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का खराब होगा। अंजलि ने अपने बाल झटकते हुए पलटकर जवाब दिया। पायल ने थक हार कर उसे देखा। तुम नहीं पढ़ रही? तुमने मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया था कि साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ न तुम पढ़ रही हो और ना मुझे पढ़ने दे रही हो। पढ़ लूंगी यार, अभी पूरी रात बाकी है। अंजलि ने हमेशा की तरह अपने आलसी अंदाज में कहा। पायल गुस्से में उठी और अपना बैग उठाया। भाड़ में जाओ, मैं घर जा रही हूँ। और खबरदार, जो अब तुमने मुझे पढ़ाई के बहाने बुलाया, कल तुमने मुझसे टेस्ट में नकल करने का वादा किया था। पायल को इतना गंभीर देखकर अंजलि वहां से उठने ही वाली थी जब अगले ही पल पायल ने उसका हाथ थाम लिया और उसे वापस अपने पास बिठा लिया। अंजलि, क्या तुम वाकई मेरे साथ ऐसा करोगी? तुम जानती हो ये टेस्ट कितना जरूरी है। पायल की संजीदगी देख अंजलि मासूमियत से अपनी पलकें झपकाने लगी, लेकिन पायल उसके इस नाटक में आने वाली नहीं थी। उसने सिर झटकते हुए कहा, मैं तुम्हारे इन ड्रामों में नहीं फंसने वाली, इसीलिए पढ़ना शुरू कर दो, वरना रिजल्ट के दिन बैठकर रोना मत। और याद रखना, इस बार विक्रांत भैया तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। विक्रांत का नाम सुनते ही अंजलि एकदम सीधी होकर बैठ गई।
सब जानते थे कि विक्रांत पढ़ाई और अनुशासन को लेकर कितने सख्त हैं। लानत है तुम पर, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी सहेली को इस तरह डराते हुए? अंजलि ने दिल पर हाथ रखकर आंखें फैलाते हुए कहा। पायल अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, अच्छा, और तुम्हें शर्म नहीं आती इन मासूम लड़कियों का लब मीटर चेक करने में? उसने अंजलि के रजिस्टर की ओर इशारा किया। अंजलि ने इधर उधर देखते हुए अपने बाल झटके और घास पर हाथ टिकाकर बैठ गई। अरे, मैं तो बस अपना शक दूर कर रही थी। मेरे हिसाब लगाने से कौन सा उनकी शादी हो रही है? वो अपनी मस्ती में काफी कुछ बोल गई थी, लेकिन तभी पीछे से एक भारी और सख्त आवाज गूंजी, जिसने उसके खून को बर्फ जैसा ठंडा कर दिया। बस बहुत हुआ अंजलि। यह आवाज विक्रांत की थी। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि अंजलि के हाथ पांव फूल गए। हे भगवान, अब मैं गई। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मन ही मन खुद को कोसा और फौरन सीधी होकर बैठ गई। पायल ने बिना कोई भाव दिए नजरें घुमा ली, जैसे उसे पता था कि आज अंजलि की शामत आने वाली है। विक्रांत, अंजलि ने थूक निगलते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ उन्हें देखा। विक्रांत ने किसी और की तरफ देखे बिना अपनी इस मुसीबत को सिर से पैर तक गौर से देखा। कल कौन सा टेस्ट है? उन्होंने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। अंजलि की नजरें जमीन में गड़ गई थी। इस वक्त वो दुनिया की सबसे मासूम बच्ची लग रही थी। मैथ्स का है भैया। पायल ने अंजलि पर बिना कोई तरस खाए सच बता दिया। अंजलि ने मन ही मन पायल को हजारों गालियां दी। जलील, धोखेबाज लड़की, भगवान करे तो पूरी जिंदगी सिंगल ही मरे। वो दिल ही दिल में पायल को कोस रही थी। ठीक है, अपनी किताबें लेकर 1 मिनट के अंदर मेरे कमरे में आओ। विक्रांत ने सिर के इशारे से उसे आदेश दिया और वहां से चले गए। अंजलि को लगा जैसे वो अभी गिर जाएगी। हे भगवान, मुझे बचा ले, मेरी आत्मा को इस इंसान के कहर से बचा ले। वो हाथ जोड़कर अपने लिए दुआएं मांगने लगी। पायल को अब उस पर थोड़ा तरस आने लगा। मैं कोई मदद कर दूं? पायल ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। अंजलि ने अपनी दुआ पूरी की और अपनी शर्ट की आस्तीनें चढ़ाकर पायल पर हमला करने की तैयारी की। अगले ही पल बगीचे में पायल की चीखें गूंज रही थी और अंजलि उसे सबक सिखा रही थी। कुछ ही देर बाद अंजलि विक्रांत के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? विक्रांत ने बिना नजरें उठाए सिर हिलाकर उसे अंदर आने का इशारा किया। अंजलि मरे मरे कदमों से अंदर बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका मन कर रहा था कि काश उसके पास कोई जादू की छड़ी होती और वो खुद को गायब कर लेती। अपनी बुक यहाँ रखो और जाकर हाउसकीपिंग से कहो कि मेरे लिए एक मग कॉफी लेकर आए। विक्रांत ने उसके कांपते वजूद पर एक नजर डालते हुए कहा। अंजलि ने चैन की सांस ली। कम से कम 2 पल की रिहाई तो मिली। थोड़ी देर बाद वो कॉफी का मग लेकर दोबारा उनके सामने खड़ी थी। कितना आता है तुम्हें? विक्रांत ने उसकी किताब खोलते हुए पूछा। अंजलि ने घबराते हुए झूठ बोला। जी सारा आता है। उसने खुद को होशियार साबित करना चाहा। विक्रांत ने अपनी भौहें चढ़ाकर उसे देखा और एक रजिस्टर उसकी ओर खिसकाया। ये लो और इस सवाल को हल करो। अगर तुमने इसे ठीक से हल नहीं किया तो मैं कसम खाकर कहता हूँ, ऐसी सजा दूंगा कि तुम दोबारा किताब से नजरें हटाने की हिम्मत नहीं करोगी। वो उसकी ओर थोड़ा झुककर इतने गंभीर लहजे में बोले कि अंजलि को अपनी जान निकलती महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि सजा क्या होगी, लेकिन वो एक बात जानती थी, उसे सजा मिलना तय था, क्योंकि उसे उस सवाल का एक शब्द भी नहीं आता था। विक्रांत अपनी कॉफी पीने के बजाय लैपटॉप पर काम करने में बिजी हो गया, जबकि अंजलि रजिस्टर सामने खोले अपने नाखून चबा रही थी। अंजलि रजिस्टर के पन्ने पलटते हुए नाखूनों को चबाने में मशरूफ थी। उसे उन पन्नों को देखकर रह रहकर वही लव मीटर याद आ रहा था जो उसने अभी कुछ देर पहले गार्डन में बनाया था। उधर विक्रांत अपने काम में मगन था। उसे लग रहा था कि अंजलि ईमानदारी से सवाल हल कर रही है। ले भी आओ अंजलि, सवाल इतना भी लंबा नहीं है। विक्रांत की अचानक गूंजी आवाज ने अंजलि के पेट में मरोड़ पैदा कर दी। वो लगातार दूसरी तरफ मुंह किए बैठी थी। अब वो इस शख्स का सामना कैसे करेगी, ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। छोटे छोटे कदम उठाती वो उसकी मेज की ओर बढ़ी। अंजलि के लटके हुए चेहरे ने ही बता दिया था कि उसने रजिस्टर पर एक शब्द भी नहीं लिखा है। दिखाओ रजिस्टर। विक्रांत ने उसके हाथ से रजिस्टर लिया। जैसे उसकी नजर खाली पन्नों पर पड़ी, उसका दिमाग घूम गया। लेकिन अगले ही पल विक्रांत की आंखों में गुस्से के अंगारे दहकने लगे।
क्योंकि खाली पन्नों के ठीक बगल में अंजलि के बनाए हुए प्यार के लव कैलकुलेशन चमक रहे थे। विक्रांत ने हैरत और गुस्से से अंजलि की ओर देखा। वो रोनी सूरत बनाए खड़ी थी। ये क्या है? विक्रांत इतना जोर से दहाड़ा कि अंजलि को लगा जैसे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। यहाँ मैं वो अंजलि को समझ नहीं आया कि क्या सफाई दे। वो हकलाने लगी। अगले ही पल विक्रांत ने उसकी कलाई थामी और उसे झटके से अपनी ओर खींचा। उसने अंजलि के जबड़े को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया और उसके चेहरे के बेहद करीब आ गया। अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़के का नाम अपने हाथों से लिखने की? विक्रांत की उंगलियां अंजलि की कलाई पर कसती जा रही थी। वो इतनी शिद्दत से गरजा कि अंजलि की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बोलो, कैसे हिम्मत की? विक्रांत ने उसकी कमर के गिर्द अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अंजलि के मुंह से एक सिसकी निकल गई क्योंकि उसकी गिरफ्त बहुत दर्दनाक थी। यह सिर्फ एक खेल था, उसने रोते हुए सफाई देनी चाहिए। खेल है? यहाँ असलियत में तुम मेरी हो। तुम होती कौन हो अपने हाथों से दूसरे लड़कों के नाम लिखने वाली? विक्रांत का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। अगले ही पल उसने अंजलि को पूरी तरह अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके करीब आ गया। उसका गुस्सा और जुनून एक दूसरे से जैसे होड़ लगा रहे थे। छोड़िए मुझे, अंजलि रोते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसकी इस कोशिश ने विक्रांत को और भी बेकाबू कर दिया। उसने अंजलि को सोफे की ओर धकेला और उसके बेहद नजदीक आ गया। मुझे रोकोगी तुम? अपने करीब आने से रोकोगी? उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद थी। उसने मेज पर रखा कॉफी का मग उठाया और उसकी गर्दन पर कॉफी गिरा दी। फिर वो अपनी मनमानियों पर उतर आया। अंजलि का पूरा शरीर डर और एक अनजाने स्पार्क से कांपने लगा। अंजलि की सिसकियां बढ़ती जा रही थी। विक्रांत, उसने बेसाख्ता पुकारा। उसकी हालत बुरी हो रही थी। वो इस जुनून को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे मुझे जाने दीजिए। विक्रांत के सिर पर जुनून सवार था। उसने अंजलि की शर्ट के बटनों पर हाथ डाला ही था कि अंजलि ने कांपते हाथों से उसे रोकने की कोशिश की। नहीं प्लीज, अभी हमारी शादी की रस्में पूरी नहीं हुई हैं। विक्रांत ने अपनी सुर्ख आंखों से उसकी ओर देखा और ठंडे लहजे में बोला, तो फिर आज ही ये रस्में पूरी करवा लेते हैं। उसने अंजलि की नाक से अपनी नाक रगड़ी और एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसकी ओर झुका। अंजलि जानती थी कि अगर उसने अब मना किया तो विक्रांत का गुस्सा पूरी तरह भड़क उठेगा। उसने बेबसी में अपना सिर हाँ में हिला दिया। विक्रांत को जैसे यही सुनना था। वो एक बार फिर उस पर हावी हो गया। अंजलि ने अपनी आंखें मूंद ली। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह शख्स उसे कब और कैसे पढ़ने देगा। इसकी अपनी मांगे और जुनून तो कभी खत्म ही नहीं होते थे। विक्रांत ने उसके करीब झुककर बेहद धीमी और सख्त आवाज में कहा, आज के बाद मुझे रोकने की या मेरी गिरफ्त से भागने की कोशिश मत करना, समझी? अंजलि ने डर के मारे सिर हिलाया। शाबाश। और दूसरी बात, अगर तुमने आइंदा अपने हाथों से किसी और लड़के का नाम लिखा या अपनी जुबान पर किसी का नाम लाया तो। विक्रांत की अधूरी चेतावनी ने अंजलि के दिल में दहशत भर दी। और अगर भविष्य में तुमने अपनी जुबान पर किसी और लड़के का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई? विक्रांत के लहजे की सख्ती महसूस करते ही अंजलि ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला दिया। वो बस किसी भी तरह उसकी इस कैद से निकलना चाहती थी जो आज उसे नामुमकिन सा लग रहा था। बहुत अच्छी बच्ची। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा और उसकी बिखरी हालत को ठीक करते हुए उसे आज़ादी दे दी। चलो अब पढ़ाई की तैयारी करो, कल पेपर है ना? उसने अंजलि के माथे पर आए बालों को बड़े प्यार से हटाते हुए कहा। अंजलि ने थूक निगलते हुए बड़ी मासूमियत से उसकी ओर देखा। ऐसे मत देखो अंजलि, क्योंकि मेरे शब्द नहीं बदलेंगे। हाँ, अगर मेरी नीयत बदल गई तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। विक्रांत ने जिस अंदाज में आंख मारते हुए ये कहा, अंजलि शर्म से सुर्ख हो गई। वो रोनी सूरत बनाए अपना रजिस्टर लेकर बैठ गई। वो जानती थी कि पूरी जिंदगी भी सिर खपाती रहे तो भी उसे मैथ का एक शब्द समझ नहीं आना है। विक्रांत अपना लैपटॉप पर काम करने लगा, पर उसकी नजर अपनी उस नटखट अंजलि पर ही थी। वो जानता था कि वो पढ़ाई के मामले में कितनी कामचोर है। कई एकड़ में फैली ये शाही हवेली अपनी भव्यता से हर किसी को हैरान कर देती थी। सफेद पत्थरों से बनी ये खूबसूरत हवेली उनके पूर्वजों की विरासत थी। ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनी थी, बल्कि परंपराओं और मान मर्यादा की बुनियाद पर खड़ी थी।
इसके मुखिया ठाकुर प्रताप सिंह थे। ठाकुर प्रताप सिंह के 2 बेटे थे, आदित्य सिंह और राजेश सिंह। लेकिन इस हवेली में एक तीसरा परिवार भी रहता था, जो इनके खून का रिश्ता तो नहीं था, पर सगे रिश्तों से बढ़कर था। वो परिवार था ठाकुर साहब के सबसे जिगरी दोस्त के बेटे उदय सिंह का। उदय सिंह के पिता और ठाकुर प्रताप सिंह के बीच ऐसी दोस्ती थी कि उनके जाने के बाद ठाकुर साहब ने उनके पूरे परिवार को अपनी इसी हवेली में सगे सदस्यों की तरह रखा। अंजलि उदय सिंह की बेटी थी, वो इस हवेली की लाडली थी। दादाजी कहते थे कि अंजलि इस घर का सुकून है। विक्रांत उसे प्यार से नटखट कहता था। वो इतनी शरारती थी कि उसकी शैतानियों से पूरा घर परेशान रहता था, फिर भी वो सबकी जान थी। अंजलि के पिता के लिए वो उनका गौरव थी, और उसकी माँ हमेशा कहती थी, अंजलि तुम ज्यादा मुस्कुराया मत करो, क्योंकि जब तुम रोती हो तो मुझसे देखा नहीं जाता। हवेली का हर शख्स अंजलि का दीवाना था। वो बहुत छोटी थी जब दादाजी के कहने पर उसका रिश्ता विक्रांत से तय कर दिया गया था। ये ठाकुर परिवार का पुराना वचन था कि उनके दोस्त की बेटी इस घर की बड़ी बहू बनेगी। अंजलि जब मात्र 5 साल की थी, तभी से वो विक्रांत की होने वाली पत्नी मान ली गई थी। विक्रांत बचपन से ही अपनी अंजलि का दीवाना था। अंजलि पहले उससे बहुत डरती थी, लेकिन वक्त के साथ विक्रांत ने उसे अपने प्यार और अधिकार से खुद के इतना करीब कर लिया था कि वो अब डर कहीं खो गया था। अब अंजलि का विक्रांत पर जितना हक था, उतना ही विक्रांत का जुनून अंजलि के लिए था। वो उसकी दुनिया थी, उसकी रूह का सुकून थी। अंजलि जब भी शर्माती थी तो विक्रांत उस पर अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहता था। वो उसकी हर नादानी, हर जिद बर्दाश्त कर लेता था, सिवाय एक बात के, अंजलि के मुंह से किसी दूसरे लड़के का जिक्र। वो उस व्यक्ति का दुश्मन बन जाता था जिसका नाम अंजलि की जुबान पर आता था। वो उसे लेकर बहुत अधिक पॉजिटिव और जुनूनी था। अंजलि अक्सर उसके इस जुनून से डर जाती थी, लेकिन फिर जब उसकी बेपनाह मोहब्बत के बारे में सोचती तो वो दोबारा सामान्य हो जाती थी। यहाँ क्यों बैठी हो? अंजलि गार्डन में बैठी फूलों को निहार रही थी। तभी पीछे से आर्यन की आवाज सुनकर वो चौंक गई। टेस्ट देकर आ रही हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मगर टीचर ने विक्रांत भैया को बुला लिया तो मेरा क्या होगा? अंजलि के चेहरे की उदासी देखकर आर्यन को उस पर तरस आ गया। शायद तुम्हारी सोच गलत हो और तुम्हारा टेस्ट अच्छा निकल जाए। आर्यन ने एक नामुमकिन सी बात कही थी। वो खुद भी जानता था कि ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन वो अपनी इस शरारती साथी को उदास नहीं कर सकता था। नहीं होगा ना ठीक? तुम्हें लगता है कि मैं कुछ सही लिख कर आ सकती हूँ? ये कहते हुए अंजलि की आवाज में जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। तो फिर जाने दो, भैया को भी कौन सी तुम्हारी काबिलियत का पता नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना? आर्यन के मुंह से कुछ गलत शब्द निकलने ही वाले थे, लेकिन अंजलि की तीखी नजरें देख उसने तुरंत अपनी बात सुधार ली। अब कल ही पता चलेगा कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, अंजलि ने बनावटी आंसू पोंछते हुए कहा और अचानक खड़ी हो गई। छोड़ो ये सब, फिलहाल कुछ शरारत करते हैं, क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही हूँ। उसकी आंखों में चमक देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही लड़की है जो कुछ देर पहले परेशान थी। अंजलि ऐसी ही थी, एक पल में उदास और अगले ही पल उससे कहीं ज्यादा खुश। वो किसी भी बात की चिंता ज्यादा देर तक नहीं करती थी। वो जिंदगी को खुलकर जीने में यकीन रखती थी। उसका मानना था कि अगर आपका मन लाल कपड़ों के साथ पीले जूते पहनने का है तो आपको पहनने चाहिए। लोगों की आलोचना की वजह से अपनी जिंदगी जीना नहीं छोड़ना चाहिए। वो अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट देखकर हैरान होती थी जहां लोग कहते थे कि अच्छा है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। वो सोचती थी कि लोगों को अपनी जिंदगी इतनी बोझ क्यों लगती है। जब आप अपनी जिंदगी दूसरों की मर्जी से जिएंगे तो उगता ही जाएंगे। उसका मंत्र साफ था, डरना छोड़े और जीना सीखे। अगले दिन वो क्लास में बैठी अपने काल यानी मैथ्स वाले टीचर का इंतजार कर रही थी। तभी पायल भागते हुए इसके पास आई। अंजलि, टीचर आज नहीं आ रहे। पायल ने चिल्लाकर खबर सुनाई। अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कसम खा? सच में? उसने पायल का हाथ थामकर इतनी जोर से पूछा कि पूरी क्लास उनकी ओर देखने लगी। दोस्तों, अगर सर नहीं आ रहे हैं तो आओ कोई गेम खेलते हैं, अंजलि ने मेज पर उंगलियों से ढोल बजाते हुए कहा। सब तुरंत तैयार हो गए और क्लास के बीच में घेरा बनाकर बैठ गए। खेल शुरू हुआ, ट्रूथ एंड डेयर।
अंजलि इस खेल की मास्टर थी। जो कोई भी सच चुनता, अंजलि तुरंत उससे उसके क्रश या पसंद का नाम पूछती। जब किसी का नाम उसके शक के मुताबिक निकलता तो वो पायल को आंखों से इशारा करती। देखा, मैं कहती थी ना कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। पायल बस मुस्कुराहट दबाकर रह जाती और जो कोई डेयर चुनता अंजलि उसे बड़े मजेदार काम देती, जैसे किसी को प्रपोज करना है, किसी को डेट के लिए पूछना। अंजलि की वजह से क्लास के कई लोगों को अपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचाने का मौका मिल गया था। अंजलि का दिल खुशी से उछल रहा था क्योंकि उसके अधिकतर शक सही निकल रहे थे। लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा जा रहा है। अंजलि की क्लास की एक लड़की मेघना, जिससे अंजलि की अक्सर अनबन रहती थी, उसने गला साफ करते हुए अंजलि की ओर देखा। अंजलि ने हाथ के इशारे से उसे पूछने को कहा, सच या साहस? मेघना ने अपनी आंखों में एक गहरी शरारत लिए पूछा। अंजलि ने सच के बजाय डेयर चुना। उसे खतरों से खेलने का शौक था। वो जानती थी कि अगर उसने सच चुना तो ये सब विक्रांत के बारे में पूछेंगे। तुम्हारा रिश्ता क्या है, वो कौन है? और अंजलि अभी सबके सामने अपने रिश्ते का खुलासा नहीं करना चाहती थी। उसने गौर किया था कि जब भी वो विक्रांत का जिक्र करती थी तो कोई ना कोई बात बढ़ जाती थी। इसीलिए उसने विक्रांत के बारे में चर्चा करना बंद कर दिया था। ठीक है, तो तुम्हारा साहस ये है कि तुम्हें आज नील के साथ लंच करना होगा और सारा बिल भी तुम ही भरोगी। मेघना ने जैसे अपनी पुरानी भड़ास निकाली हो। मेघना की बात सुनकर अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे तुरंत विक्रांत की दी हुई चेतावनी याद आई। मैं ये काम नहीं करूंगी। अंजलि ने डरते हुए इनकार कर दिया। भले ही विक्रांत वहां नहीं था, लेकिन अंजलि जानती थी कि उसे कहीं न कहीं से खबर मिल ही जाएगी। लेकिन क्लास के बाकी बच्चों ने उसे डरपोक कहना शुरू कर दिया, जिससे मजबूर होकर उसे ये शर्त माननी पड़ी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने चाहा कि वो पैसे देकर पीछा छुड़ा ले, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वे लोग कॉलेज कैफे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी मेघना ने उसे आवाज दी। अंजलि, क्या मैं 2 मिनट के लिए तुम्हारा फोन ले सकती हूँ? मुझे घर पर एक जरूरी कॉल करनी है और मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। अंजलि ने बिना सोचे अपना फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। अगले ही पल मेघना उसका फोन लेकर मुस्कुराती हुई थोड़ी दूर चली गई और विक्रांत का नंबर ढूंढने लगी। उसे कहीं भी विक्रांत नाम का कोई नंबर नहीं दिखा। तभी उसकी नजर व्हाट्सएप पर पड़ी। उसने तुरंत व्हाट्सएप खोला, पर वहां भी विक्रांत के नाम का कोई नंबर नहीं था। अचानक उसकी नजर एक अनजान नंबर पर पड़ी, जिस पर नाम के बजाय माय हस्बैंड लिखा था। मेघना ने बिना सोचे वो नंबर अपने फोन में सेव किया और अंजलि को फोन लौटा दिया। उधर कैफे में वो लोग खाना खाने बैठ चुके थे। अंजलि और नील आमने सामने बैठे थे, जबकि बाकी सब उनके इर्द गिर्द थे। नील बहुत खुश था कि उसे कॉलेज की सबसे खूबसूरत और चंचल लड़की के साथ बैठने का मौका मिला है। अंजलि का दिल ना जाने क्यों धक धक कर रहा था, पर वो उसे नजरअंदाज कर पायल से बातें करने लगी। उधर विक्रांत ने अपना काम खत्म किया और घर जाने के लिए अपना कोट और फोन उठाया। तभी उसके कान पर अंजलि के प्रोफेसर का मैसेज आया। सॉरी मिस्टर विक्रांत, मैं आज टेस्ट चेक नहीं कर पाया। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं कॉलेज नहीं जा सका। यह मैसेज पढ़ते ही विक्रांत के माथे पर सिलवटें पड़ गई। अगर प्रोफेसर कॉलेज नहीं गए तो अंजलि क्यों कह रही थी कि उसका टेस्ट है? उसने तुरंत अंजलि को फोन लगाया, पर वो फोन नहीं उठा रही थी। विक्रांत का दिमाग ठनका। उसने गुस्से में अपनी गाड़ी कॉलेज की तरफ मोड़ दी। वो अभी कॉलेज पहुंचा ही था कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसे लगा अंजलि का होगा, पर वो किसी अनजान नंबर से था। किसी ने एक फोटो भेजी थी। जैसे उसने फोटो पर टैप किया, सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फोटो में अंजलि एक लड़के, जिसका नाम नील था, के साथ बैठी खाना खा रही थी। विक्रांत सिंह के रगों में गुस्सा लावा बनकर दौड़ने लगा। उसे अपने माथे और गर्दन की नसें उभरती हुई महसूस होने लगी। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये कॉलेज का कौन सा कैफे है। अगले ही पल वो तेज कदमों से कैफे की ओर बढ़ गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि रास्ते में खड़े छात्र उसे हैरत से देख रहे थे। कैफे के अंदर अंजलि जैसे ही पिज्जा का टुकड़ा उठाकर मुंह में डालने वाली थी, उसने सामने से विक्रांत को आते देखा। वो एक झटके में अपनी जगह से खड़ी हो गई, जबकि मेघना के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। मेघना अपनी जगह खड़ी विक्रांत की फुर्ती देख रही थी।
उसने तो अभी 1 मिनट पहले फोटो भेजी थी और वो पहुंच भी गया। वो इस बात से अनजान थी कि विक्रांत फोटो की वजह से नहीं, बल्कि अपनी शंका के कारण यहाँ आया था। कैफे में मौजूद सभी लोग अपनी जगहों पर खड़े हो गए थे, क्योंकि आने वाले शख्स के चेहरे पर मौत जैसा सन्नाटा और भयानक गुस्सा था। विक्रांत, अंजलि ने कांपते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन विक्रांत ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने झपट कर नील का कॉलर पकड़ा और उसके जबड़े पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। नील संभल पाता उससे पहले ही विक्रांत उस पर कहर बनकर टूट पड़ा। उसने एक के बाद एक थप्पड़ और मुक्कों की बारिश कर दी। विक्रांत ने अपने भारी जूतों से नील के पेट में कई किक मारी। नील जमीन पर बेहाल पड़ा था, उसे पलट कर वार करने का मौका तक नहीं मिला। विक्रांत किसी जंगली शिकारी की तरह उस पर टूट पड़ा था। विक्रांत, छोड़िए इसे, अंजलि चीखी जब उसने देखा कि कोई भी विक्रांत को रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा। उसकी चीख सुनकर विक्रांत की गर्दन की नसें और तन गई। उसने अंजलि की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने उसे देख लिया तो वो अपना आपा खो देगा और अंजलि का भी वही हाल कर देगा जो वो नहीं चाहता था। सुनाई नहीं दे रहा, छोड़िए इसे। अंजलि ने आगे बढ़कर उसका मजबूत बाजू पकड़ लिया। विक्रांत ने अपना नियंत्रण खोते हुए नील को एक आखिरी ठोकर मारी। धिक्कार है। उसने एक और लात मारी। जैसे ही वो तीसरी बार पैर उठाने वाला था, अंजलि ने अपना पैर उसके पैर के नीचे रख दिया। विक्रांत वहीं जम गया। कैफे में मौजूद सभी छात्र अंजलि की इस हिम्मत को देखकर दंग थे। वे नहीं जानते थे कि यह गुस्सैल आदमी इस लड़की का होने वाला पति और उसका सब कुछ है। छोड़ दीजिए इसे। अंजलि ने विक्रांत के सीने पर हाथ रखा ताकि उसे शांत कर सके। अगले ही पल विक्रांत ने अंजलि की कलाई को अपनी फौलादी पकड़ में लिया और उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा। मुझे बिल, अंजलि ने कुछ कहना चाहा तो विक्रांत दहाड़ा। भाड़ में गया बिल। वो उसे खींचते हुए आगे बढ़ने लगा। अंजलि ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज 2 मिनट। इसमें कैफे वाले अंकल की क्या गलती है? उनका बिल तो चुकाने दे। अंजलि का दिल बहुत कोमल था। वो बिना पैसे दिए जाना अपनी नैतिकता के खिलाफ समझती थी। विक्रांत ने दांत पीसकर अपने गुस्से को काबू किया। उसने अपने बटुए से 500 के कई नोट निकाले और पास खड़े एक लड़के को थमाए। ये बिल के पैसे रख लेना और थोड़े पैसे बचाकर जहर खरीदना और इस नीचे गिरे हुए घटिया इंसान नील को पिला देना। इतना कहकर वो अंजलि को लगभग उठाकर वहां से ले गया। अंजलि ने जाते जाते पायल को इशारा किया कि वो सब संभाल ले। विक्रांत उसे लेकर सीधा फार्म हाउस पहुंचा। अंजलि ने हैरान होकर फार्म हाउस को देखा। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गाड़ी से बाहर निकलकर अंजलि की तरफ का दरवाजा झटके से खोला और उसे बाहर खींचकर अंदर ले जाने लगा। विक्रांत, छोड़िए मुझे। अंजलि रोते हुए मिन्नतें करने लगी। उसे लगा था कि शायद उसके आंसू काम आएंगे, पर आज विक्रांत पत्थर बन चुका था। कमरे में लाते ही उसने अंजलि को बेड पर धक्का दिया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। अब बताओ मुझे, क्या कर रही थी तुम उसके साथ? उसने साइड टेबल पर रखा लैंप उठाकर जमीन पर पटका। लैंप के टुकड़े टुकड़े हो गए। अंजलि डर के मारे चीख पड़ी और अपने होठों पर हाथ रख लिया। क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? कुछ पूछ रहा हूँ मैं। क्या बातें हो रही थी वहां? विक्रांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अंजलि की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। मना किया था ना मैंने उस दिन? किसी दूसरे का नाम लेने से भी मना किया था ना? तो फिर तुम इतनी निडर कैसे हो गई अंजलि कि उसके साथ बैठकर लंच कर रही थी? मुझे लग रहा था मेरा दिमाग फट जाएगा। वो गुस्से और बेबसी के मिले जुले स्वर में चिल्लाया। अंजलि की हिचकियां बंध गई। बहुत रहम कर लिया मैंने तुम पर। उठो अभी। विक्रांत ने उसे आदेश दिया। विक्रांत, अंजलि ने कुछ बोलना चाहा तो उसने अंजलि के होठों को अपनी उंगलियों से जोर से दबा दिया। बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। विक्रांत अलमारी की तरफ बढ़ा और वहां से एक बेहद सुंदर ड्रेस नाइटी निकाली। ये उसने अंजलि के जन्मदिन पर ली थी, लेकिन तब अंजलि की तबीयत बिगड़ने के कारण वो इसे पहन नहीं पाई थी। इसे पहनो। उसने ड्रेस अंजलि की तरफ उछाल दी। अंजलि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सहमी हुई नजरों से विक्रांत को देखा। सुना नहीं तुमने? इसे पहनो। वो फिर से दहाड़ा। अंजलि डर के मारे ड्रेस पकड़कर बाथरूम की तरफ जाने लगी। दरवाजा अंदर से बंद नहीं करोगी?
विक्रांत की कड़क आवाज ने उसे दहला दिया। विक्रांत जानता था कि अंजलि अब उसके गुस्से से डरकर बाहर नहीं निकलेगी। अंजलि ने घबराकर थूक निगला और भारी कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जैसे उसकी नजर उस ड्रेस पर पड़ी, उसका चेहरा शर्म से अंगारे की तरह लाल हो गया। वो ड्रेस इतने पारदर्शी और छोटी थी कि अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि इसे पहनना ही क्यों है, क्योंकि वो जालीदार कपड़ा कुछ भी छुपाने के काबिल नहीं था। उसने उसे ना पहनने का फैसला किया और चुपचाप खड़ी रही। अगर तुमने उसे पहनकर कदम बाहर नहीं निकाले तो मैं खुद अंदर आकर अपने तरीके से पहनाऊंगा। विक्रांत की आवाज सुनकर अंजलि का दिल डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बताए कि ये ड्रेस कितनी ज्यादा बोल्ड है। विक्रांत ने तो उसे बिना देखे ही दी थी। जाहिर है वो जानता था कि वो कैसी है। आ रही हूँ, सच में आ रही हूँ। अंजलि को पता था कि वो बेधड़क अंदर आ जाएगा। खौफ के मारे उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारे। वो घबराहट में उस ड्रेस को खोलकर देख रही थी कि इसे पहनना कैसे है। तभी विक्रांत का सब्र जवाब दे गया। वो बिना इंतजार के अंदर दाखिल हो गया। अंजलि के शरीर का सारा खून जैसे उसके चेहरे पर सिमट आया हो। उसने खुद को दोनों हाथों से छुपाने की कोशिश की और चीखते हुए आंखें बंद कर ली। विक्रांत वहीं ठहर गया और उस कोमल वजूद को निहारने लगा जो इस वक्त हर पर्दे से आजाद था। वो बेताबी से उसकी ओर बढ़ा और उसकी गर्दन पर झुककर अपना हक जताने लगा। विक्रांत की इस दीवानगी पर अंजलि का वजूद जैसे ठंडा पड़ गया। वो वहीं बाथरूम में ही उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। अंजलि की जान निकलने लगी। कुछ ही पलों में विक्रांत भी उसी की तरह बेसुध हो गया और उसे अपनी रूह का हिस्सा बना लिया। अंजलि ने दर्द और डर के मारे उसके कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए। विक्रांत के होंठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। उसे अंजलि की मीठी सी ये चुभन भी सुकून दे रही थी। वो उसे गहरी सांसें भरने पर मजबूर कर रहा था। पूरे बाथरूम में दोनों की सिसकियां और सांसों का शोर गूंज रहा था। अंजलि का दिमाग सुन्न हो रहा था। अभी उनकी शादी की अंतिम रस्में नहीं हुई थी, फिर भी विक्रांत उस पर अपना पूरा हक ले रहा था। विक्रांत को इस नजदीकी में असीम शांति महसूस हो रही थी। उसका गुस्से से भरा दिमाग अब पूरी तरह शांत हो चुका था। अंजलि की हालत तब और खराब हुई जब विक्रांत ने शावर चालू कर दिया। खुद को और उसे पूरी तरह भिगोते हुए उसने अंजलि के गीले बदन को अपनी बाहों में भरा और बाथ टब की ओर ले गया। पूरी रात वो अंजलि पर अपना जुनून और अपनी शिद्दत लुटाता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ उसने अंजलि को मुक्त किया और उसे कमरे में ले आया। अंजलि दर्द से बेहाल थी। उसने विक्रांत के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। विक्रांत बड़े प्यार से उसके माथे पर आए बालों को हटाने लगा। थक गया मेरा बच्चा, वो बड़े दुलार से बोला। अब वहां ना कोई गुस्सा था ना कोई नाराजगी। अंजलि की नजदीकी ने उसे सब कुछ भुला दिया था। नहीं, मैं ठीक हूँ। अंजलि ने खफा होकर अपना मुंह फेरना चाहा। विक्रांत उसकी कमर में हाथ डालकर उसके और करीब लेट गया। वो इतनी खूबसूरत रात के बाद ऐसी सुबह नहीं चाहता था जहां अंजलि उससे नाराज हो। नाराज मैं हूं और चेहरा तुम घुमा रही हो। विक्रांत के लहजे में शिकवा था। अंजलि ने जिस नजर से उसे देखा, विक्रांत का कहकहा गूंज उठा। उसकी नजरों का मतलब साफ था, अगर अब भी तुम नाराज हो तो भाड़ में जाओ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था तुम्हारा उस नील के साथ बैठकर खाना खाना। विक्रांत ने उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाते हुए नरम आवाज में कहा। अंजलि ने सोचा कि यही बात वो कल रात को भी प्यार से बोल सकता था, लेकिन नहीं। उसे तो अपना गुस्सा दिखाना था। मैं शौक से नहीं बैठी थी, मुझे शर्त मिली थी। अंजलि ने सच्चाई बताई तो विक्रांत ने हैरानी से सिर उठाया। क्या? विक्रांत को एक झटका लगा। उसे लगा था कि शायद अंजलि उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रही थी, क्योंकि उसे फोटो भी भेजी गई थी। किसने दी थी ये शर्त? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। अंजलि मेघना का नाम लेने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। वो जानती थी कि अगर उसने मेघना का नाम लिया तो विक्रांत उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। किसी ने नहीं, बस पर्चियां निकली थी। उसने बात बदल दी। विक्रांत ने शक भरी नजरों से उसे देखा। मेरी कसम खाओ कि किसी ने नहीं दी थी। उसने अंजलि का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिया। आप पागल हैं क्या? अंजलि ने गुस्से में उसका हाथ अपने सिर से हटाया। कसम खाओ, मैंने कहा। विक्रांत अपनी बात पर अड़ा रहा। अंजलि ने गुस्से से उसकी ओर देखा।
अंजलि ने एक लंबी सांस भरी और सच बोलने का फैसला किया। मेघना ने दी थी ये शर्त, अगर मैं सच चुनती तो वो मुझसे आपके बारे में सवाल करती। मैं उन सवालों से बचने के लिए डेढ़ चुन लिया, पर मुझे नहीं पता था कि ये मुझे इतना महंगा पड़ेगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो ऐसी शर्त रखेगी, वरना मैं कभी नहीं मानती। मैंने मना भी किया था और पायल ने भी विरोध किया था। मैंने बिल के 2 गुने पैसे देने की बात भी कही थी, पर वो अड़ी रही कि मुझे नील के साथ लंच करना ही होगा। अंजलि ने विक्रांत के सीने पर अपनी उंगलियों से निशान बनाते हुए सारी बात कह दी। विक्रांत ने बड़ी मुश्किल से अपने भीतर उठते गुस्से के उबाल को शांत किया। आगे से कोई मरता हो तो उसे मरने देना, लेकिन तुम किसी भी लड़के के पास नहीं जाओगी, समझी? उसने अंजलि के कान के पास झुककर ठंडी और सख्त आवाज में कहा। अंजलि ने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। विक्रांत ने अपना फोन उठाया और उस अनजान नंबर की जानकारी निकाली। मेघना शर्मा। उसने धीरे से उसका नाम लिया और अपने होंठ भींच लिए। उस लड़की ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जिस अंजलि के लिए विक्रांत ने बरसों इंतजार किया था, उस लड़की की एक हरकत की वजह से विक्रांत कल रात गुस्से में अपना धैर्य खो बैठा था। वो अपनी अंजलि को चोट पहुंचा गया था। वो अब मेघना को छोड़ने वाला नहीं था। सुनिए, अंजलि ने उसे देखते हुए धीरे से कहा। विक्रांत तुरंत उसकी ओर पूरी तरह एकाग्र हो गया। जी सुनाइए। विक्रांत के नरम लहजे ने अंजलि के होंठों पर मुस्कान बिखेर दी। हम शादी कर लें? अंजलि ने पहली बार अपने मुंह से शादी का नाम लिया था। कल रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वे बिना शादी के इस रिश्ते को पूरा कर चुके हैं। हालांकि उनका रिश्ता बचपन से तय था, पर समाज की नजरों में अभी भी केवल मंगेतर थे। क्या तुम कल रात की वजह से ऐसा कह रही हो? विक्रांत ने उसके गाल सहलाते हुए पूछा। जब मेरी जान कहेगी तभी कर लेंगे। विक्रांत ने अंजलि की आंखों में झांकते हुए उसके माथे को चूमा। अंजलि ने संतोष के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसने रस्मों से पहले विक्रांत को अपना सब कुछ सौंप दिया था, क्योंकि उसके लिए मन का रिश्ता और वचन ही सबसे बड़ी शर्त थी। कुछ समय बीत गया और आज उनकी शादी का रिसेप्शन था। इस दौरान बहुत कुछ बदल चुका था। अंजलि अब अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर हो गई थी और विक्रांत उसके प्रति और भी अधिक दीवाना हो गया था। आर्यन और अंजलि की शरारतें थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि अंजलि का कहना था कि अब वो बड़ी और जिम्मेदार हो गई है। घर के सभी लोग उस पुरानी शरारती अंजलि को थोड़ा याद भी करते थे, जो हर वक्त सबकी नाक में दम करके रखती थी। दूसरी ओर विक्रांत ने मेघना के साथ वो किया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। विक्रांत ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उसे कॉलेज से निकलवा दिया था और अब वो अगले 5 सालों तक अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकती थी। विक्रांत के हाथ मेघना के कुछ गलत कामों और अनैतिक हरकतों के सबूत लगे थे। वो चाहता था तो उन्हें सार्वजनिक करके उसे पूरी तरह बदनाम कर सकता था, लेकिन वो एक महान संस्कार वाले परिवार का वारिस था। उसने उन निजी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो किसी स्त्री का चरित्र खराब नहीं करना चाहता था। फिर भी उसने उसे सजा दी, क्योंकि वो अपनी अंजलि के साथ बुरा करने वालों को माफ करना नहीं जानता था। अंजलि इन सब बातों से अनजान थी। अगर उसे पता चलता कि मेघना ने ही विक्रांत को फोटो भेजी थी, तो शायद वो उसे छोड़ती नहीं। विक्रांत ने भी उसे कुछ नहीं बताया। उसका मानना था कि कुछ राज दफन ही अच्छे लगते हैं। इस वक्त वो दोनों मंच पर बैठे फोटो खिंचवा रहे थे। अंजलि फिर से अपनी पुरानी चंचल लय में लौट आई थी। वो अपनी मर्जी के पोज बनवा रही थी और अच्छी तस्वीरें देखकर खुशी से पागल होकर विक्रांत के गले लग जाती थी। ओ माय गॉड, कितनी अच्छी फोटो आई है। विक्रांत सबके सामने उसे गले लगाता देख थोड़ा झेप जाता, पर फिर मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लेता। अंजलि की खुशियां उसकी तरह ही मासूम थी और वो उन छोटी छोटी खुशियों में जीना जानती थी। वो सबसे अलग थी, क्योंकि वो विक्रांत की अंजलि थी। अचानक अंजलि चिल्लाई, मैं कसम खा रही हूँ, इस लड़के को आज मैं नहीं छोड़ूंगी। वो अपने कपड़ों की हालत देखती हुई गुस्से में नीचे भागी। अंजलि गुस्से में पैर पटकती हुई नीचे की तरफ आई। मैं आज इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी, वो अपने कपड़ों की हालत देखकर चिल्लाई। सामने देखा तो मुसीबत की पुड़िया अपनी दादी देवी सिंह की गोद में मुँह छुपाए बैठा था। विक्रम, बाहर निकलो वहां से।
अंजलि ने गुस्से में उसे पुकारा तो वो 4 साल का बच्चा अपनी दादी की गोद में और भी ज्यादा सिमट गया। क्या हो गया अंजलि, क्यों बच्चे को डांट रही हो? देवी सिंह ने उसकी लाल शक्ल देखकर पूछा। अंजलि बेबसी में जमीन पर ही बैठ गई। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो इस 4 साल के बच्चे की माँ है। मम्मी, इस लड़के ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं अलमारी से कपड़े निकालकर बेड पर रखकर नीचे आई थी और जब अब ऊपर गई तो देखा कि इसने अपना दूध की बोतल खोलकर सारे कपड़ों पर दूध गिरा दिया है। वो मेरा सबसे पसंदीदा ड्रेस था। अंजलि अपने बाल पकड़कर रोने वाले अंदाज में बताने लगी। तभी नन्हा विक्रम अपनी दादी की गोद से थोड़ा सा बाहर निकला। उसी समय विक्रांत भी बाहर से घर के अंदर दाखिल हुआ। अपनी पत्नी को जमीन पर बैठा देख वो तुरंत समझ गया कि उसके शैतान बेटे ने जरूर कोई बड़ी शरारत की है। मम्मी, वो ड्रेस अच्छी नहीं थी। छोटे विक्रम ने अपनी तोतली जुबान में सफाई दी, जिसे सुनकर घर के बाकी सदस्यों ने अपनी हंसी रोकी। अंजलि गुस्से में दांत पीसकर उसकी तरफ झपटी तो फिर जाओ अपने पापा से कहो कि मुझे नया ड्रेस लाकर दें जो बहुत सुंदर हो। बच्चे को फिर से दादी की गोद में छुपते देख वो पैर पटक कर बोली। तभी विक्रांत ने प्यार भरे लहजे में कहा, मेरी बेगम साहिबा को कौन सा ड्रेस चाहिए, अभी ला देता हूँ। विक्रांत की आवाज सुनते ही अंजलि पलटी। उधर छोटे विक्रम ने जैसे ही अपने पापा की आवाज सुनी, वो दादी की गोद से कूदकर उनकी तरफ दौड़ा। वो ऐसा ही था। जब तक विक्रांत घर पर नहीं होता वो सबसे लाड प्यार बटोरता था, लेकिन जैसे उसके पापा आ जाते फिर उसे किसी और की सुध नहीं रहती थी। क्या कहा तुमने मम्मी को? विक्रांत ने अपने बेटे को उठाकर चूमते हुए पूछा। छोटा विक्रम मुंह बनाकर बोला, मैंने उनके ड्रेस पर दूध गिरा दिया है। मैं नहीं चाहता था कि आपका मूड खराब हो, क्योंकि वो ड्रेस आप पर अच्छा नहीं लगता था। उसने जिस मासूमियत और चालाकी से ये बात कही, पूरा परिवार ठहाका मारकर हंस पड़ा। अंजलि के होठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। उसका बेटा बिल्कुल अपने पिता की तरह बातें करके उसका सारा गुस्सा पल भर में गायब कर देता था। विक्रांत ने अपने बेटे को दुलार से चूम लिया। वो बातें ही इतनी प्यारी करता था। विक्रांत अपने बेटे को लेकर सोफे पर बैठ गया और उससे पूरे दिन की बातें सुनने लगा। छोटा विक्रम अपनी तोतली जुबान में एक एक पल की खबर अपने पिता को देने लगा। घर के सभी लोग मुस्कुराते हुए बाप बेटे की इस जोड़ी को देखने लगे। अब वहां बस विक्रांत था, उसका बेटा और उनकी ढेर सारी बातें, और इसी तरह पुरानी यादों, शरारतों और बेपनाह मोहब्बत से भरी एक खूबसूरत कहानी अपने सुखद अंत पर पहुंची। तो दोस्तों, आपको यह नॉवल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।